लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इस घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और बेरोजगारों को लेकर वादे किए गए हैं। सामाजिक न्याय, दल बदल और आरक्षण के मुद्दे पर नए कानून लाने की बातें की गई है, जहां कांग्रेस इसे वर्क वेल्थ और वेलफेयर की यानी रोजगार, आर्थिक संपन्नता और समाज कल्याण वाला घोषणा पत्र बता रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा और मुस्लिम लीग और वामपंथियों से प्रभावित घोषणा पत्र बता रही है। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आपका स्वागत करता हूं बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में। आज पॉलिटिकल प्रसंग के इस विशेष कार्यक्रम में बात होगी कांग्रेस के घोषणा पत्र की और प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों की। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं दो बड़े ही विशिष्ट अतिथि। हम स्वागत करते हैं अपने पहले अतिथि डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी का, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर दीपक भास्कर सर का। डॉक्टर दीपक भास्कर पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इम्फाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। इम्फाल नहीं है, नागालैंड है। सॉरी, नागालैंड। पांडे सर, सबसे पहले 5 न्याय और 25 गारंटी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये 5 न्याय और 25 गारंटी क्या है और मोदी की गारंटी से ये अलग कैसे है? देखिए, जब आज देश में झूठ फरेब की राजनीति हावी हो चुकी है और वैसे में जो कांग्रेस अपनी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है वो राष्ट्र के उन्नति और उत्थान के लिए होती है, उस विचारधारा के अनुरूप ये घोषणा पत्र है। और ये एकमात्र चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये जन आकांक्षाओं का पूरा एक फहरिस्त है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने अनुभव किया था। और उस देश में जो व्याप्त है, जो अभी कुरीतियां व्याप्त हो चुकी हैं, उनके खिलाफ जो जनता का ये मैनिफेस्टो है, ये आम लोगों की घोषणा पत्र है। ये कोई कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये भारत की आम जनता, दबी कुचली जनता का ये घोषणा पत्र है। जो उनको सरकार से उम्मीद है उसे हम लोगों ने एक मूर्त रूप देने का काम किया है। इसमें पूरी तरीके से समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए पूरी गारंटी है और पूरी निष्ठा के साथ हमने इस घोषणा पत्र को जारी किया है। और आने वाले दिनों में जो मैं अभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे बात करूंगा कि भारत की जो हमारी संवैधानिक जो एक ढांचा है उसको पुनः बहाल करने के लिए ये घोषणा पत्र लाया गया। और इस घोषणा पत्र में तमाम वर्गों का साथ है, तमाम वर्गों के लिए हमारी योजनाएं हैं, तमाम वर्गों के लिए गारंटियां हैं। और ये मोदी की खोखली गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस का सशक्त गारंटी है। जी, दीपक सर, कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र, जिसे स्नेहाशीष वर्धन जी बता रहे हैं न्याय पत्र, उसमें जनता से 2 सवाल किए हैं। मैं एक एक करके आप इन दोनों सवालों पे आता हूं। पहला सवाल, क्या आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर हुआ है? मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक दूसरा सवाल भी है, आपका मन भयमुक्त है जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कल्पना की थी। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन 2 सवालों के माध्यम से जनता से क्या पूछना चाह रही है और इन दोनों सवालों के आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या मायने हैं और क्या महत्व है? देखिए पीयूष जी, मैं बहुत दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि वैसे मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है ना वो अक्षरशः पढ़ा। उसको पढ़ने का शुरुआती सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है कि 2014 से पहले या उस समय तक आपका जीवन कैसा था, है ना। तो ये सवाल को इस सवाल का जवाब जो है ना वो इसी सवाल में छुपा हुआ है। क्योंकि लोगों का जो आम जन है, जैसा स्नेहाशीष जी बता रहे थे कि जो आम जनों की आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, 2014 में ऐसी उम्मीदों का बड़ा सा आडंबर खड़ा किया गया। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अकाउंट में, अन्यथा अन्यथा अन्यथा, मैं उसको अन्यथा बोल रहा हूँ, एटसेट्रा नहीं बोल रहा हूँ, ये सब अन्यथा ही था, है ना। तो उस जगह पर ये सवाल जरूरी हो जाता है कि
2014 से पहले जब भारत की अर्थव्यवस्था का साइज है ना कमतर हुआ करता था, उस समय भी लोगों को 400 रुपये मिलते थे। उस समय भी लोगों को 5 किलो अनाज मिलते थे, 25 किलो अनाज मिलता था उस समय 50 रुपये में, है ना। अब 5 किलो अनाज मिलता है, वो भी कट कुट करके 3 किलो मिलता है, और वो बस सिर्फ ये है कि आपको फ्री में मिलता है। तो 3 दूना 6 रुपये, है ना, 5 दूना 10 ही रख लीजिए। 10 रुपए की मात्र चीजें लोगों को मिल रही है प्रति महीने। इसको आप इस ढंग से देखिए। पहले जो है अनाज की बात इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि यही चीज पर ना गांव घर तमाम कस्बे में जाएंगे, इसी पर चर्चा होती है कि 2014 से पहले जो है ना अनाज भी खरीदना पड़ता था। तो खरीदना पड़ता था तो कितने रुपए में खरीदना पड़ता था? 25 किलो अनाज आपको 50 रुपए मिलता था, 2 रुपए किलो जो है चावल मिलता था, 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था। अब 10 रुपए आपको मात्र मिलते हैं, और उसी 10 रुपए में आपके सारे सपने जो आपको दिखाए गए वो सब सपनों को खत्म कर दिया गया। राइट। दूसरा सवाल है कि क्या सही में भय मुक्त समाज जो हम लोग बनाते रहे इतने दिन से, उसको लेकर के अब वो स्थिति नहीं है? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस तरह का भय हो गया है कि अब लोग छोड़ कर जाएंगे, लेकिन हमारे सोचने और आपके सोचने से बात नहीं बनती है। बात ये है कि भारत के अंदर, है ना, लगातार आंतरिक पलायन सिर्फ आर्थिक वजहों से नहीं हो रहा है ना। जो बाह्य पलायन है, जो देश छोड़कर जा रहे हैं, उनकी तो एक लंबी लिस्ट है और वो उस पर कई चर्चाएं हैं कि लाखों लोग जो है भारत छोड़कर दूसरे देशों की सदस्यता लिए हैं, नागरिकता लिए हैं। लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूँ। सिर्फ आप आंतरिक पलायन पर जब चर्चा होती है पीयूष जी, तो आंतरिक पलायन सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वजहों, बेरोजगारियों की वजह से नहीं हो रहा है। समाज में जो वैमनस्यता पैदा हुआ है, जो अस्थिरता पैदा हुई है, उसकी वजह से भी समाज में पलायन हो रहा है। एक दूसरे से जगह, लोग एक सुरक्षित जगह पर जाना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल जनता से इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि ये सवाल शायद कांग्रेस की के सवाल है भी नहीं। ये सवाल आम जनों के सवाल हैं कि उनके जीवन में जो अस्थिरता आई है पिछले 10 सालों में खासकर, है ना, उस अस्थिरता पर उनका क्या सोचना है? क्या हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने में कामयाब रहे हैं? उसमें अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो 0 नंबर ही दूंगा कि उसमें तो बिल्कुल कामयाबी नहीं है, क्योंकि लोग अगर आर्थिक कारणों से कोई गांव छोड़कर कहीं पंजाब दिल्ली जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन सामाजिक कारणों से अगर लोग जाते हैं तो ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। और अगर ये हो रहा है, जो हो भी रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारों की नीतियां, उसके पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, है ना। लगातार एक जो है बहुसंख्यक राजनीति को बढ़ावा देने के वजह से, है ना, बहुसंख्यक मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम, बहुसंख्यक मतलब ये है कि समाज में कहीं भी किसी गांव में अगर कोई, मान लीजिए कि दलित का गांव है और उसमें दलित मेजॉरिटी है और वहाँ कोई दूसरा आदमी छोटी छोटी जाति का है और उसको मेजॉरिटी दलित जो है उसको दबा रहा है, तब भी एक सवाल उठता है। तो मैं इसको मेजॉरिटेरियन अंडरस्टैंडिंग से देखता हूँ कि आप सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से ना देखें, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सिग्नेचर पॉलिटिक्स है कि बस हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स पर जो है फोकस करना है। जी सर, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में जो महिलाओं को लेकर बातें कही गई है, महालक्ष्मी योजना जिसमें 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही गई है, इसको लेकर तरह तरह की बातें, चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहला तो ये कि जिस श्रेणी, कैसे चुनेंगे आप कि किसको 1 लाख रुपए जो है सालाना देना है, उसका पैमाना क्या होगा। साथ ही साथ जब बात आती है, साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर आप 5 से 10 करोड़ परिवारों को हर साल 1 लाख रुपए देते हैं, तो इसका जो बजट है, हमारे भारत का कुल बजट जो है 45 लाख करोड़ का है। और आपके इस योजना से अगर मान लिया जाए तो 10 से 20% लोगों को अगर ये दी जा रही है, तकरीबन इसका व्यय जो है 5 से 10 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो लगभग बजट का 10 से 20% इस योजना में खर्च हो जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं
कि ये खर्च जो है कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि अन्य योजनाओं में भी, अन्य सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण के अन्य योजनाओं में भी खर्च हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। देखिए, ये सवाल कौन उठा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सवाल उठा कौन रहा है? ये सवाल वो उठा रहा है जो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा करते हैं। ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो दावा करते हैं कि इस देश में महिलाओं का उत्थान, नारी शक्ति वंदन करने वाले लोग। ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल उठा रहे हैं वैसे लोग जिन्होंने इस देश में आर्थिक असमानता पैदा कर दी। यह सवाल कौन उठा रहा है? यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बता रहे हैं कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने पैसे छाप लिया है, उसको छिपाने में जो लोग लगे हैं, जो विदेशों से काला धन लाके 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में डाल रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि इन महिलाओं को कैसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा सालाना। हम लोग 15 लाख की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी झूठ फरेब की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में विकास की और इंक्लूसिव राजनीति की है, जो डेवलपमेंट के ऊपर होती है। कांग्रेस ने कभी भी दिवा स्वप्न की बात नहीं की है। इसने और एक बात सशक्त कर दिया कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो मनरेगा के तहत जो पैसे मिल रहे थे 100 दिन रोजगार की गारंटी वाली, उस पे भी ये लोग सवाल उठाए कि ये झूठ का पुलिंदा है और ये कांग्रेस के नक्कारियों का जीता जागता सबूत है। संसद में कहा है, कहीं और नहीं। तो ऐसे लोगों से आप 15 लाख बोल देने वाले, जो प्रत्येक भारतीय को 15 लाख दे रहे थे, आज 5 करोड़ और 7 करोड़ महिलाओं के लिए अगर हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं, तो उस पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये सोचने वाली अपने आप में बात है कि ये कैसे लोग हैं। मतलब देश को ये लोग खोखला किए हैं। ये बता दे आके कि नहीं, इतना पैसा है ही नहीं देश में। हम झूठ बोल रहे थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, हम झूठ बोल रहे थे कि इस देश में बहुत विकास हुआ है। ये बातें आके वो बोल दे खुलेआम। आज वो तरीके की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि ये इतना हो ही नहीं सकता, इतना पैसा ही नहीं है, इतना ये ही नहीं है। इस तरीके की बातें जब करते हैं लोग, तो या तो वो भय में आ गए हैं या अवसाद पीड़ित है, या तो उन्हें अपनी साइनिंग इंडिया वाली एक बार हार हो चुकी है, इस बार मोदी मैजिक उनको नहीं दिख रहा होगा। वो लोग भी ये बात बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि रंग के सियार को रंग के शेर नहीं बनाया जा सकता है, और उसी में ये लोग लगे हुए थे जो अब धीरे धीरे खुलने लगा है। और रही बात इसमें पॉलिटिकल बात, अगर ना लाके एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम लोग बातचीत करें, तो भी ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी की गारंटियों को 2014 वाली अगर दोबारा हम लोग पढ़ ले और 2019 वाली भी पढ़ ले और 2024 वाली उनकी गारंटी चूंकि अभी तक आई नहीं है, तो उनको भी अगर पढ़ लीजिएगा तो 2014 से 24 में 10 साल का जो शासनकाल इनका चला है, उसकी योजनाएं 2014 वाली आज भी लागू नहीं हुई होंगी, और अभी आने वाले 2047 की ये लोग बात करते हैं, वहां तक लागू नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ढकोसलापन है और इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। आप, आज मैं सुबह की बात बता रहा हूं, सुबह में एक नारंगी कलर में लपेटा हुआ वंदे भारत गुजर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इस वंदे भारत की सवारी कौन लोग करते होंगे। जब आम भारतीय पैसेंजर ट्रेनों का भाड़ा ये लोग बढ़ा दिए, जिसमें पैसेंजर लोग जाते थे आराम से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का टिकट कटा के, उसको 50-55 रुपए ये लोग कर दिए और वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में कौन चढ़ता है? इंडिया चढ़ता है या भारत चढ़ता है? ये सोचने वाली बात है। और इस बात को भी समझने वाली बात होगी कि गांव देहात की राजनीति करना कितना कठिन काम है। हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग गांव देहात के लोग हैं, हम लोग गांव देहात के लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें मालूम है कि गांव देहात के लोग और आम भारतीय क्या जानता है। वो महलों में रहने वाले, वो आप देख रहे होंगे 5 स्टार 7 स्टार होटल की तरह बना हुआ मुख्यालय जिनका है, वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। और प्रत्येक जिले में जिनका कार्यालय खुल गया 10 साल के ही राजनीति में, 10 साल भी नहीं 8 साल के राजनीति में, तो वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने लूटा है, जम के लूटा है। कम से कम हमारे सरकार के ऊपर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता है कि हम लोगों ने समाजवादी विचारधारा को या जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, वो हमारी जो भी योजनाएं रही, वो लोक कल्याण के लिए प्रेरित रही, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेरित नहीं रही। और इस बात को समझना पड़ेगा हाल के दौर में, तो और ये सोचना पड़ेगा। महालक्ष्मी योजना आप बार बार बता रहे हैं, महालक्ष्मी योजना में कहाँ कोई गलती है? बता दे मोदी जी, इसमें कमियां बता दे, गिना दे। बात करते हैं देश की और दे दिए बांग्लादेश को
कितने गांव दे दिए आपको भी मालूम होगा, सब लोग मीडिया में रह रहे हैं, सबको मालूम है कि कितना एकड़ जमीन चीन हड़प लिया, इन्हीं के सांसद चिल्ला रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो लोग बातें कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे हमारा घोषणा पत्र आया है और घोषणा पत्र इतना क्रांतिकारी है कि मोदी जी की तो नींद उड़ चुकी है, झूठ बोलने के काम उनका अब तो खत्म हो जाएगा। इस घोषणा पत्र को पढ़ लेगा अगर आम भारतीय तो युवाओं की बात है, किसानों की बात है, श्रमिकों की बात है, महिलाओं की बात है, और सबसे बड़ी बात है इस देश में हिस्सेदारी की बात है। जो कांग्रेस के ऊपर लोग टैग लगाते हैं कि फॉरवर्ड की पार्टी है, नहीं, फॉरवर्ड की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इस देश के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेके चला। उसने उत्तर को जोड़ा, दक्षिण को जोड़ा, पूर्व को जोड़ा, पश्चिम को जोड़ा। कांग्रेस ने कभी एक वर्ग की बात नहीं की। कांग्रेस ने इस देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है, और सबका साथ सबका विकास अगर वास्तव में किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। लेकिन मैं कुछ बात दूसरी करना चाह रहा हूँ कि इस मैनिफेस्टो को मैं बहुत जब पढ़ करके, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, और जब समझने की कोशिश किया तो मुझे 1-2-3 बातें इसमें बहुत ज़बरदस्त लगी, और उसको मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, अगर वो समाज तक पहुँचता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं, तो शायद बहुत बेहतरीन होगा। उसमें क्या है, पहली बात अगर आप देखें तो एक बहुत क्रांतिकारी बात की गई है कि हम 50% आरक्षण का जो कैप है उसको तोड़ने जा रहे हैं, है ना। और जितनी जिसकी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी, मतलब जितनी हिस्सेदारी है उसको भागीदारी में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये कितना जो जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोग, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी जो है कदम होता है अगर ये टूटता है। सर आपकी आवाज थोड़ी रुक गई है सर, आपकी है ना, आवाज मैं कह रहा थोड़ी। हूँ कि जो आरक्षण में वृद्धि की बात की गई है कांग्रेस में जी जी, अब सही। के मैनिफेस्टो में कि 50% का जो कैप है सुप्रीम कोर्ट इंदिरासानी जजमेंट का, उसको हटा करके हम आगे बढ़ेंगे इससे, और जिसकी जनसंख्या है उसके आधार पे शायद ये होगा। अगर ऐसा होता है तो आप भारत के समाज को कल्पना कीजिए, है ना, आज से 10 साल 20 साल बाद एक कल्पना अगर आप कर सकते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सामाजिक न्याय का जो है वो चेहरा दिखाई देगा उस समय पे। दूसरी बात, महालक्ष्मी योजना को लेकर जो इतनी बहस बीजेपी कर रही है, मैं ना इसको एक्सटेंशन के तौर पे देख रहा हूँ कि 1 लाख रुपए अगर किसी परिवार में चला जाता है, आप इसको इस तरह से देखिए कि अभी, है ना, अभी आपके पास जो प्रति व्यक्ति आय है, जो वो वर्ल्ड बैंक का डेटा के अंदर कि 2.15 प्रति डॉलर जो आदमी कमा रहा है, मतलब लगभग 150, लगभग 4,000 रुपए महीने, है ना, पूरे साल में करीब 50,000। उस व्यक्ति के अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए आप डाल देते हैं तो इसका जो इफेक्ट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पड़ेगा, उसको इमेजिन करने की जरूरत है कि अगर 1 लाख रुपए आएगा तो लोग खर्च करेंगे, मार्केट अपने आप जो है ना रन करना शुरू कर देगा, और आपका जो मार्केट है वो बूम करेगा, ठीक है। और एक परिवार में 1 लाख रुपए का एडिशनल ये ग्रांट ही अगर मैं इसको बोलूं तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन योजना होगी। लेकिन ये योजना इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग अगर ये जनता तक पहुंचे तब एक बात होगी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी जो सपना दिखाए कि हम महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन ये वो 2037 में जाकर लागू होगा, उसको कांग्रेस ने अपने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो है इसको इमीडिएटली लागू कर रहे हैं, मतलब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसी में इसको लागू करेंगे हम, उसको इतना 10 साल बाद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो आप इस योजना को अगर आप लागू करते हैं, ये कानून अगर बदलाव होता है, तो आप 2025 में अपने विधानसभाओं और लोकसभाओं का जो सदन है उसका डेमोग्राफिक जो कंटेंट है उसको इमेजिन कीजिए कि वो कितना बेहतर होगा। चौथी बात मैंने जो इसमें समझा कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर इतनी बहस है, जिसको भारत रत्न दे दिया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू करने की बात नहीं की गई, उसको कांग्रेस एक लीगल गारंटी की बात कर रही है, जो अपने आप में मुझे बहुत ही मतलब वो कहने कि रिवोल्यूशनरी है, मतलब उसको आप रिवोल्यूशनरी ही मैं बोलूंगा। एक और चीज मुझे जबरदस्त लगी कि
कांग्रेस एक जगह मैनिफेस्टो में लिख रही है कि मैं मछुआरों का, जो भारत रिवर जो है फोकस्ड कंट्री है, नदी प्रधान देश है, यहाँ मछुआरों का बहुत बड़ा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक की स्थापना की बात हो रही है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो आप फिशरीज जो इंडस्ट्रीज है उसको तो छोड़िए, जो फिशरीज में इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा उनके आर्थिक, सामाजिक, और जब आर्थिक परिवर्तन होगा तो उसके साथ तमाम परिवर्तन जो जुड़े हुए होते हैं वो भी होंगे, है ना। एक अंतिम बात जो बहुत बेहतरीन थी, वो ये थी कि मनरेगा तो कांग्रेस का ही लाया हुआ था 2005 में। मनरेगा में अभी कुछ दिन पहले 7 रुपए बढ़ाए गए, अभी शायद 217 या 28 रुपए कुछ है उसमें। उसको कांग्रेस कह रही है कि अपने मैनिफेस्टो में कि हम उसको, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के हिसाब से 400 पर डे करेंगे, राइट। तो अगर गरीब मजदूर की बात और करें आप तो और उसके साथ साथ उसको नेशनल जो हमारा मिनिमम वेज है उसमें भी इसको लागू करें। उसको लागू करेंगे तो एक कानूनी गारंटी, आज जो आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कानूनी गारंटी है। अगर वो कानून नहीं होता तो मोदी जी तो कब का वो 5 किलो भी वापस कर लेते। और एक और बात, इसको थोड़ा, ये जो भारत की संघीय व्यवस्था है, कांग्रेस ने उसको, जिसने भी लिखा है वो बहुत समझदारी से इस बात को समझते होंगे कि भारत में पिछले 10 साल में जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सेंट्रलाइज हो गया है। अब कुछ नहीं बचा भारत में, जो संघीय ढांचा है लगातार चरमराते हुए दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है। उस पे कांग्रेस का एक पूरा पन्ना है मैनिफेस्टो में कि हम संघीय ढांचा को मजबूत करेंगे, है ना। जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, जिसमें राज्यों को बराबर के अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार संवैधानिक तौर पे उनको मिले हैं वो अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात इसलिए मुझे लगी क्योंकि इस पॉलिटिकल स्पेस का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसको कोई समझ रहा है कि ये गलत हो रहा है। इसी को बार बार मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है ना वो असल में सही में डेंजर जोन में पहुंच गई है, क्योंकि अगर आपका संघीय ढांचा टूट जाता है तो फिर आप कहीं, आज मैं किसी वीडियो में देख रहा था, एक आदमी लोकल कहीं चाय दुकान पर खड़ा था, वो बोल रहा था कि वो बहुत अच्छी बात बोल गया। वो बोला कि असल में जानते हैं अब राजतंत्र आ गया है ना, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अब एक ही है, कहाँ चीफ मिनिस्टर है, कोई जेल में है सब, हेमंत सोरेन जी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो ये जो 4-5 बातें हैं, है ना, उसको उसको मुझे लगा कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी है। अगर इसको कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, उनको समझाने में कामयाब रहते हैं, तब शायद इसका फर्क पड़ेगा। अब बात रही सीए, ओपीएस, आपसा, लेकिन हाँ ओपीएस, सीए और आपसा को लेकर के, तुम्हें ओपीएस को लेकर मेरा एक ये समझ, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं यही ढूंढ रहा था कि ओपीएस पर काफी ज्यादा चर्चाएं कांग्रेस के कमेटी में हुई हैं, कांग्रेस के द्वारा हुई हैं, और कांग्रेस की जहां सरकारें थी वहां, जहां है वहां पर उन्होंने लागू भी किया। मतलब वहां पे मैनिफेस्टो में भी दिया गया था ये मैनिफेस्टो में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो बात बची हुई थी वो कैसे छूट गया या फिर क्या अंडरस्टैंडिंग बनी, वो तो सर ही बताएंगे। कि मोदी जी ने ये आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र वही पुराना घोषणा पत्र है और आजादी के समय जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र होता था उसकी छाप कांग्रेस के घोषणा पत्र पे दिखती है, साथ ही साथ जो बची खुची है उस पे वामपंथियों की छाप दिखती है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और मोदी जी के इस प्रतिक्रिया को, उनके इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोथा गाल बजाना एक शब्द होता है, वही है मोदी जी का। मोदी जी का क्या कहा जाए, मोदी जी चूंकि मुस्लिम लीग के ज्यादा करीबी रहे थे, तो मुस्लिम लीग के ये लोग, चूंकि इनका उद्भव ही हुआ उन्हीं के साथ, सरकार भी बनाए ये लोग आजादी के समय, आजादी के पहले भी, तो उन्हीं के साथ इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी और देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग भी शामिल रहे हैं। तो इन लोगों के साथ दिक्कत यही है कि ये उन्हीं का ज्यादा पढ़े होंगे, तो इसलिए बार बार इसको थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर नाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के विकास की राजनीति की है। और जब भी ये बात कर रहे हैं कि पुलिंदा है झूठ का, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 के अगर मैनिफेस्टो को कोई पढ़ ले भारतीय जनता पार्टी के, 2019 का पढ़ ले और 2024 वाला आने वाला होगा वो भी पढ़ ले,
तो किसी को ये शक नहीं, मैंने ये पहले ही बातें कह दी थी, तो इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये व्यापारी लोग हैं। ये लोग राजनीति नहीं करते हैं, ये जनता के भावनाओं का व्यापार करते हैं और उस जनता के भावनाओं के व्यापार से चाहते हैं कि अपना लब्बो लुआब राजनीति में बनाए रखें। निश्चित तौर पे जब बातें आती हैं कि कांग्रेस ने फिर से, आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा है इस मैनिफेस्टो को, आप चूंकि बहुत बृहद स्तर पे है ये मैनिफेस्टो और बहुत ही शानदार रिसर्च के बाद बना है, ये आम लोगों से बातचीत के बाद बना है, सर्वे के बाद बना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में मिले फीडबैक के बाद बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि आखिर इसमें जो बातें आई हैं क्या वो हमसे आपसे जुड़ी हुई नहीं है। मीडिया के स्वतंत्रता की भी बात है, इसमें स्वामीनाथन आयोग की भी बात है जो कृषि के लिए है, इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की भी बात है, नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण मिलेगा। उसके अलावे किन बातों पे है, रेलवे में जो रियायत खत्म कर दी गई है उसके ऊपर भी बात है। 5800 करोड़ कमाए हैं मोदी जी रेलवे में रियायत को खत्म करके, उस पे क्या इन्होंने योजनाओं को लाया, क्या लाभ दिया आम लोगों को, ये किसी को नहीं मालूम है। उसके अलावे आप एक और चीज देखिए कि इसमें 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य इलाज की भी एक गारंटी है। इसको पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग की बात कही गई है। अब अगर मोदी जी को ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग की है तो भैया मुस्लिम लीग उनको मुबारक हो, हम लोग तो देश की बात करते हैं, हम लोगों ने इस देश को आजाद कराया, हम लोगों को मालूम है इस देश की आजादी, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है, तो हमें मालूम है इसका दर्द। ये काले अंग्रेजों से नहीं पता चलेगा। जो काले अंग्रेज और जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, ये वो नहीं बता पाएंगे। ये वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने देश की आजादी में थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी योगदान दिया है। और कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को ये लोग कम्युनिस्ट बोल रहे हैं तो कम्युनिस्टों का भी अपना देश की आज़ादी में एक इतिहास रहा है। कम्युनिस्टों ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इन हाफ पैंट वालों की तरह नहीं, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए मुखबिरी, उनके खिलाफ मुखबिरी नहीं की है और देश के जो विदेशी ताकतें थे उनसे पेंशन नहीं लिया है। कम से कम कम्युनिस्टों का भी ये इतिहास रहा है और कम से कम यही इतिहास रहा है कांग्रेस का। उन्होंने देश की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग थप्पड़ वाली जो विचारधारा ये लोग लेके आए हैं, गोली, सबसे बड़े हे राम के पुजारी, सनातन धर्म के सबसे बड़े पुजारी जो प्रार्थना सभा में बैठे थे उनको गोली मार देने वाले लोग ये क्या बात करेंगे। ये देश के विकास की नहीं, ये देश के विनाश की बात करते हैं। ये लोग कालनेमी राक्षस हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग देश के विकास की बात नहीं करेंगे, ये बार बार तुष्टीकरण की बात करेंगे, ये बार बार बात करेंगे सांप्रदायिकता की, ध्रुवीकरण की, और वो बात हम लोगों ने कभी नहीं की है। हम लोग रमजान भी मनाते हैं तो हम लोग रामनवमी भी मनाते हैं, हम लोग ईस्टर भी मनाते हैं, तो हम लोग गुड्डी भी पाते हैं, हम लोग जाके गुरुद्वारे में भी पूजा करते हैं, तो ऐसा अरदास करते हैं। ऐसी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस देश की जो विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, जो हमारी भौगोलिक विविधता है, उसको लेके चलती है और उसको समावेशित विकास जो बोला जाता है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। नहीं तो इस देश में जो लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बनी बनाई व्यवस्था पे जो लोग आज राज भोग रहे हैं, वो लोग खुद बताएंगे थोड़े दिन में। हाँ ठीक है, चंदा इतना खा लिए हैं, इतना ईडी सीबीआई से परेशान कर दिए हैं कि कुछ लोग भयभीत हो गए हैं, लेकिन सच्चे कांग्रेसी ना अंग्रेजों से भयभीत हुए थे और ना अंग्रेजों के दलाल से भयभीत होंगे। हम लोग लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। जी, हम जानते हैं कि आपको समय की कमी है, लेकिन हम लास्ट में यही फिर से सवाल जो मैंने पहले दीपक सर से किया था कि इस मैनिफेस्टो में सीएए, ओपीएस और आफ्स्पा पे जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उस पे जो है कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसी क्या बात रह गई कि ओपीएस पे, इन सारे मुद्दों पे तो लगातार बोलती रही है कांग्रेस पार्टी, पिछले कई सारे आंदोलनों में बोली है, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उन्होंने इसका प्रॉमिस किया, फिर ये लोकसभा के चुनाव में इसे मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शामिल किया गया? पीयूष जी, कांग्रेस के विचारधारा को अगर समझना है
तो उसमें अब हम लोग नोट करें कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी है तो गांधीवादी विचारधारा पे चलेगी। इसी तरीके की ये बात है। ओपीएस हमारा पूरा पुराना ये हमारा मुद्दा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे हमने लड़ाई लड़ी है। और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी के साथ तमाम पुराने सैनिक भी चले, पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी भी चले, सरकारी कर्मचारी। हमारा ये पूरी तरीके से हम लोग इस पे लगे हुए हैं, काम करेंगे। और सीए वगैरह को लेके जो ये गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं इस सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, अभी आपने जैसे देखा होगा कि अब की बार 400 फलाना जो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही बता दिया कि 410 की आवश्यकता है। हम लोगों ने नहीं बोला है, उन्होंने ही बताया कि 410 की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे संविधान को छत विछत कर सकते हैं। तो ये अपने से अपनी बातों को बता देते हैं। थोड़ा दिन सब्र करिए, अभी अपनी ही योजनाओं को ये बताएंगे कि आखिर हम लोगों ने किस तरीके से जुमले फेंके थे और देश की भोली भाली जनता इन जुमलों में फंस गई 2014 से लेकर 24 तक। लेकिन 24 में ये 4 जून का जो परिणाम आएगा वो इनके बस का बात नहीं है। वो आम भारतीय वोट देने के लिए, हम लोगों ने तो वीवीपैट पे भी बात किया कि वीवीपैट भी अब पर्चियां मिलान होंगी। आपको भी मालूम है कि ईवीएम को किस तरीके से ये लोग, हम लोग बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोल देते हैं। अगर हमारे साथ जनता है और जनता आके ये बात बोलती है कि हमारे मत का अपहरण किया गया है, तब मत की चोरी की गई है, ये लोग तो जनमत की चोरी कर लेते हैं, ये तो चुने चुने विधायकों की चोरी कर लेते हैं, ये लोग क्या बात करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगली बार एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जरूर जोड़िएगा डिबेट में, ताकि उनको हम बोलने और मौका दे दीजिएगा। मेरा भी समय उन्हें दे दीजिएगा और उन्हें बस 5 मिनट लगातार बोलने के लिए कहिएगा। अगर वो बिना रुके देश में विकास के कदमों के अगर 10 गिना देंगे विकासवादी कार्य, तो मैं सही बता रहा हूं, मैं जो कहिएगा वो तैयार हूं। जी जी, धन्यवाद सर, आप हमें समय देने देखिए, के लिए। मैं जी। एक स्नेहाशीष सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था कि कांग्रेस पिछली बार का भी मैनिफेस्टो को इस बार कंटिन्यूएशन में डाली है। सबसे पहले तो उन्होंने यही लिखा। सवाल मेरा ये है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या पिछले बार भी मैनिफेस्टो काफी स्ट्रांग था, है ना? तो वो मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों लग जाती है? क्या इस बार जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो पिछले बार की तरह से ज्यादा बेहतर ही है, उसको जनता तक पहुंचेगा? क्या आपके पास ये नेटवर्क है कि आप उसको जन जन तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि पिछले बार का भी मैनिफेस्टो हम लोगों ने समझा, वो भी बहुत बेहतर था, लेकिन वो फिर नहीं पहुंच पाया, लोग को पता भी नहीं चला। उसको लेकर के है क्या आपके पास कोई रणनीति है कि मतलब कैसे पहुंचेगा? देखिए, क्योंकि मोदी सबसे जी, बड़ी देखिए, बात, मोदी जी संगठनात्मक पार्टी हैं और उनका बहुत ही जबरदस्त, वो एक छोटी बात को भी ना बहुत बड़ा बनाने में माहिर पॉलिटिशियन है ना? तो उनके पास नेटवर्क है। देखिए, मैं इस सवाल के जवाब के साथ मैं चाहूंगा कि फिर मैं निकलूं यहाँ से। जरा एक चीज बड़ी आसान, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है कि क्या ये निचले स्तर तक पहुंच पाएगा। निश्चित तौर पे इसमें एक बात हम लोगों ने मीडिया के स्वतंत्रता पे भी कही है। अगर मीडिया चाहे, मैं बोलना चाहूंगा, पीयूष जी भी एक संस्थान से जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि मीडिया इन बातों को आम जनता तक पहुंचाए। हमारे पास पैसे नहीं है इस बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए, मैं खुल के बोल रहा हूं इस बात को। हमारे खाते सीज हैं, हम अपने प्रत्याशियों को भी इस बार पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो हम खुल के बोल रहे हैं कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है वो आपके जैसे ही भाई हैं, आपके ही जैसे बौद्धिक वर्ग के लोग हैं जो इन बातों को नीचे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास कोई धन नहीं है मोदी जी की तरह कि हम लोग घर घर इसको पर्चे के रूप में और घर घर इसको हम लोग पहुंचवा दे टीवी के माध्यम से। ये हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इनकम टैक्स ने किस तरीके से हमारे बैंक खातों को सीज करवा रखा है। और इसमें कहीं से आपको भी मालूम है कि नोटबंदी कराने वाले लोग जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मनचाहा फल चाहते थे तो नोटबंदी करा रहे थे, वैसे ही लोगों ने इस बार अपने लोकसभा चुनावों में फायदे के लिए, चूंकि डरे हुए लोग हैं और ये डरे हुए लोग इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमेशा से हमला करते आए हैं, चाहे वो कोई तानाशाह रहे, वो इसी तरीके का हरकत करता रहता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से इसे नीचे तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बौद्धिक वर्ग इस वीडियो को भी सुनेंगे वो भी इन्हें पहुंचाए नीचे तक। और क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है आर्थिक कि हम लोग इसे नीचे पहुंचा पाए, जो हम लोग को
क्राउड फंडिंग भी हुई थी, वो भी आपको मालूम है कि सीज हो चुकी है, वो भी अकाउंट सीज हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत हम लोग की असहाय स्थिति है, और ऐसे में अगर आम भारतीय नहीं जगे तो इस देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम धन्यवाद। चाहेंगे कि आप अगली बार हमारे साथ अक्सर जुड़ते रहें और इस तरह की बौद्धिक चर्चा हमारे बीच होती रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का ये जवाब सुना। मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं, मुस्लिम लीग की छाप है, वामपंथियों की छाप है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये बीच चुनाव के बीच में इस तरह के चुनाव, इस तरह की बातें अक्सर हो जाती है भाजपा की तरफ से। क्या कारण रहता है कि इस तरह की बातों को वो लाया जा रहा है? जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी बात कर रहे थे, उन्होंने सही उदाहरण दिया कि जिस वक्त आज़ादी के समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की बंगाल में सरकार चल रही थी और उन्होंने मिलकर आज़ादी के पूर्व में सरकार बनाई थी। लेकिन ये कॉम्युनल करने का क्या ये मुद्दा है, या फिर मोदी जी को ऐसा क्या हुआ अचानक से? ये जिस तरह का ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है, कांग्रेस के लोग इसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के माध्यम से जिन लोगों से बातचीत की है, जिन वर्कर्स से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, दिव्यांगों से बातचीत की है, अलग अलग सेक्शन के लोगों से भारत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो बातचीत हुई है, उसको मिलाकर ये बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट में, इस घोषणा पत्र में ये सामाजिक न्याय के थीम पे या न्याय के थीम पे जो बनी है, ये बातें दिखती तो है। क्या मोदी जी इससे घबरा गए हैं, या जो आरोप बीजेपी के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि मोदी जी या भाजपा इससे घबरा गई है? क्या लगता है सर आपको कि बीच चुनाव के बीच में मोदी जी का ये बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए पीयूष जी, ऐसा है ना कि मोदी जी का जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है ना, वो शुरुआत से लेकर के अभी तक है ना, वो फंडामेंटल जो सिग्नेचर पॉलिटिक्स है वो घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, है ना। जो आरोप प्रत्यारोप अपोजिशन की तरफ से लगाया जाता है कि बीजेपी जो है सांप्रदायिक पार्टी है और सांप्रदायिक जो है बातों पर जोर देती है, वही पॉलिटिक्स को मोदी जी बार बार उठा के ले आते हैं। आप देखिए कि मुस्लिम लीग की बात करना इतना अनुचित है, क्योंकि सच क्या है? सच ये है कि मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के साथ सरकार बना रहा था। मुस्लिम लीग कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के साथ सरकार बनाया, जब संविधान सभा बैठी उसके बीच में छोड़ करके चला गया ना। तो अब वो एक ऐसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जनता को लेकर जाना चाह रहे हैं जिसका फैक्ट चेक करते करते आप और हम चेक करेंगे ना बैठ के। जनता जो है गांव की, वो एक बार एक न्यूज पढ़ा बस, उसके बाद बड़ा, देखिए आज भी गांव में लोगों को मीडिया पर बड़ा भरोसा है कि न्यूज में छपा है ना, हम टीवी पर देखें। तो इसीलिए अब मीडिया की जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज्यादा है ना लोकतंत्र में कि वो सच दिखाए, है ना। तो अब वहां पर जाएंगे, देखिए मुस्लिम लीग की का जो है पार्टी का प्रभाव है इसके ऊपर। अब कौन फैक्ट चेक कर रहा है? फैक्ट चेकर सब तो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार सोचता हूँ कि हर वक्त ना मोदी जी, अगर आपने 10 साल में इतना विकास किया है तो आप उसकी चर्चा अभी तक एक बार भी क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो आपका पूरा नैरेटिव था कि हम 100 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आपने जो कहा कि हम जो है बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है ना। आपने कहा कि हम जो है एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हर शहर, बड़े शहर में जो है एयरपोर्ट बनेगा, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि हवाई चप्पल वाला भी जो है चढ़ेगा एरोप्लेन? आपको याद नहीं सर? इसकी चर्चाएं ही नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कुल सर मिला माइक करके सर माइक को कुल मिला करके सब कुछ को उठा करके हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में लाना है, कम्युनिस्ट अब जो है राइटिस्ट के नैरेटिव में लाना है। अब सर वो एक, माइक को ऊपर कर सर, थोड़ा माइक को नजदीक ला। है ना। तो जरूर देखिए पीयूष जी, ये मैं तो इसी बात से बहुत दुखी हूं कि भाई आपने डेवलपमेंट, मोदी जी से उम्मीदें क्या है लोगों को कि डेवलपमेंट की बात करेंगे मोदी जी, लेकिन वो तो है नहीं। तो एक बात, दूसरी बात कि मैं बिहार से हूं, इसलिए मैं बिहार पर ज्यादा ध्यान देता हूं। बिहार जो इतना गरीब राज्य है, इतना पिछड़ा राज्य है, उसको लेकर के मोदी जी जमुई में आ गए, भाषण दे दिए, लेकिन एक कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि बिहार की आर्थिक प्रगति, सामाजिक सद्भाव कैसे कायम होगा, है ना। उसको लेकर उनका एक ब्लूप्रिंट नहीं है।
आप यही कह देते कि हम स्पेशल पैकेज, वो भी तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो एक बार बोल चुके हैं कि स्पेशल पैकेज देंगे हम, वो तो दिया नहीं गया आज तक। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने ही आरोप लगाया कि दिया ही नहीं गया। तो मतलब कुछ प्लान नहीं है। अल्टीमेटली ये चुनाव को फिर से देखिएगा, 1-2 फेज तक में ये चुनाव राम मंदिर हमने बनाया, ये मोदी जी बोलेंगे, है ना। ये राम के नाम पर वोट मांगेंगे, ये होगा 1-2 फेज के बाद, जब लगेगा कि चीजें जो है आगे। क्योंकि आप देखिए, झूठ को सच से लड़ना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा इसको इस तरह से कहूं कि मुझे लगता है कि जो स्वप्न है उसको सच्चाई से लड़ना है। सच जो है जीवन का वो ये है कि लोगों की हालत बहुत खराब है। स्वप्न ये है कि 2047 में जो है ना विकसित भारत बनेंगे, तब आपका जीवन अच्छा होगा। ये स्वप्न और सच्चाई के बीच में जो लड़ाई है ना, इसमें हर वक्त सच्चाई जीतेगी, हमें लगता है। लेकिन लोग समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी मोदी जी को ये भी लग रहा है कि जो माहौल मोदी मोदी चैंटिंग हो रहा था, वो माहौल में कहीं न कहीं कुछ गिरावट उनको दिखाई दिया है बहुत बुरी तरह से। और इसी वजह से ये लोग जो हैं बार-बार अपने राजनीति को फिर से बेसिक्स पर लाना चाह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की बेसिक्स ऑफ सर पॉलिटिक्स है, आवाज, सर फिर से आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है है ना? सर। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है कि हिंदू मुसलमान पर जो है राजनीति करना है, मेजॉरिटेरियन और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है, उसी पर वो आएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डर गए हैं, मैं ये कहूंगा कि डर तो नहीं गए हैं, लेकिन वो अपने बेसिक्स पर आ गए हैं कि यही सिग्नेचर पॉलिटिक्स जो है हमारा, उसी पर हमें काम करना है, क्योंकि डेवलपमेंटल नैरेटिव फेल हो चुका है। अब आप क्या बोलेंगे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में हम फिर से देंगे, हैं? या क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए जो आप कांग्रेस का है कि हम महालक्ष्मी योजना की तरह हर महिला के अकाउंट में डालेंगे, उसको क्या कहेंगे कि हम तो 15 लाख दे नहीं पाए, ये 1 लाख क्या दे पाएंगे, है ना? अच्छा, एक और बात, जैसे ही गरीब आदमी को पैसे देने की बात होती है, देश के बजट का मामला तुरंत आ जाता है। मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं कि देश का बजट का मामला क्यों आ जाता है ना। देश का पैसा देश के लोगों के ऊपर खर्च नहीं होगा तो किस पर खर्च होगा, है? 15 लाख का सूट पहनने के लिए मोदी जी के पास पैसा हो जाता है, 1 लाख रुपया महिला को जो है अगर आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा तो वो पैसा बजट का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तब आप कहेंगे कि विकास को, तो आप कौन सा विकास कर रहे हैं जिसमें लोगों को का जीवन जो है ना वो बेकार हो जाएगा और आपका देश विकसित हो जाएगा। हमें ये समझ नहीं आता है पीयूष जी, ये विकसित भारत या विकसित जो होने का जो संकल्पना है, उसमें क्या कैसा होता है। आप अमेरिका अगर विकसित राष्ट्र है तो वहां के लोग भी विकसित हैं, वहां के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड भी ऊपर है। यहाँ पर भारत का जो विकसित होने का मॉडल है ना, उसमें यह है कि भारत विकसित है, अब भारत के लोग गरीब हैं। गजब कॉन्ट्राडिक्शन है, कैसे होगा ऐसा? मतलब मैं आप ही से पूछ लूं अगर, तो ये आएंगे, ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स पर इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही पॉलिटिक्स है जो इनको शायद बचाएगा भी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स समाज में बहुत अच्छे से पेनिट्रेटेड है, स्ट्रक्चर्ड है, इनका नेटवर्क है जो इस पॉलिटिक्स को, राम के नाम पर ही वोट होगा 2024 में। कहीं कोई जो स्मार्ट सिटी, तो स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, आप थोड़ा योजना 26 ऐसी योजनाएं है मेरे पास लिस्ट, है ना, जिसको आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये 26 योजनाएं जो मोदी जी गाहे बजाए एकदम ढोल पीट कर पूरे देश को बताए थे, उन योजना में 26 योजना में 2 योजना नहीं है जो आप देखेंगे जमीन पर है। कहाँ गया गैस सिलेंडर का, है ना? गैस सिलेंडर अगर मिल गया, आज के डेट में लोगों को गैस सिलेंडर में भराने के लिए 1200 रुपया नहीं है। कैसे, मतलब आपने क्या किया है? मैं तो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरी इकोनॉमी कैसे क्रम्बल कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है। देश तो आगे बढ़ेगा। देखिए जीडीपी का मामला क्या होता है पीयूष जी, कि जीडीपी एक फ्रॉड आइडिया है ना। प्रभात पटनायक साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू प्रोफेसर, मैं उनका पेपर लिया था, उनका एक फ्रॉड आइडिया होता है ये जीडीपी। अब जीडीपी का क्या मामला है ना, जीडीपी दिखेगा ट्रिलियन में, है ना, एकदम से दे, आप वर्ल्ड बैंक भी देगा तो वो तो डेटा पर ही देगा ना रिपोर्ट, वो देगा कि नहीं भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन कैसे अच्छा कर रहा है। अगर 4 आदमी मिलकर के 4 करोड़ रुपया कमाता है ना, तो 4 ही आदमी के पास पैसा है ना, और वो 4 आदमी भारत में रहता है, ठीक है ना।
तो भारत में दिखाई देगा कि 4 करोड़ रुपया है, लेकिन वो 4 ही आदमी के पास है। अब जीडीपी क्या करती है ना, उसको पूरा का पूरा, मान लीजिए भारत की जनसंख्या 100 है, तो वो 4 आदमी का पैसा को 100 में डिवाइड कर देता है, दिखाई देता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय वगैरह वगैरह का कैलकुलेशन होता है। अब पैसा तो है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसा तो अदानी अंबानी के पास है या ऐसे लोगों के पास है। तो भारत के पास पैसा दिख रहा है दुनिया को, लेकिन भारत के लोगों के पास, आम लोगों के पास नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए ट्रिलियन इकोनॉमी हो कि बिलियन इकोनॉमी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा हर वक्त सवाल ये है कि लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं है, तब सारा चीज जो है वो बेकार है। जी सर, इसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन का सवाल, डेवलपमेंट का सवाल और वेलफेयर के सवाल, इस सवाल को मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर से उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया, कितना इम्प्लीमेंट किया इस पे बहस जारी है। और रिप्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट और वेलफेयर, ये जो कांग्रेस की थीम आई है, घोषणा पत्र जिसे वे न्याय पत्र कह रहे हैं, उसके भी थीम, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती हैं। आपको कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट और वेलफेयर की जो ये घोषणा पत्र है उसमें, और मोदी जी जो लगातार वेलफेयर, डेवलपमेंट और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसमें क्या अंतर लगता है? देखिए, मोदी जी की बात में, देखिए मैं ना कई बार मुझे लगता है मैं इतना मतलब दुखी हो गया हूं इनके राजनीतिक और इनका जो पॉलिसी है। आप इनकी पॉलिसी देखें, उसके आफ्टर मैथ इफेक्ट्स देखें, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि ना मैं मोदी जी का विरोध में बोलने लगता हूं, है ना, क्योंकि वो पॉलिसी एनालिसिस अगर आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना फेल्ड कैसे हो सकता है चीजें। एक योजना पे मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी जी संसद में कह गए कि देश में सबको आवास मिल गया है, जबकि जो उन्होंने आवास प्लस योजना निकाली है ना, उस योजना में जितने लोग लाभुक चुने गए जितने, ठीक है ना, वो उसके 25% लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। 25%, ठीक है ना। 75% लोग, उन्हीं के द्वारा चुने गए हुए लोग 75% जो है ना आज भी इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आएगा तो हम घर बनाएंगे। तो घर कैसे बन गया? आप संसद में क्या बोल गए कि घर बन गया। दूसरी, तो गैस सिलेंडर का तो बात ही छोड़िए, आप कह रहे हैं कि हाईवे दिखाया जा रहा है ना, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, हाईवे दिखाया जा रहा है बहुत सारा, के देखिए इतना हाईवे बन गया। भाई साहब, गांव की सड़कें बननी जरूरी थी। आप सिर्फ हमें हाईवे बन गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन गांव की सड़कें, आप इनका डेवलपमेंटल मॉडल क्या है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव है कि मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर डिस्कनेक्टेड है कि गांव घर सब जगह। देखिए आप, मुझे बहुत रफ्तार नहीं चाहिए जीवन में, मतलब मुझे भारत में ना उतनी रफ्तार की जरूरत। भारत एक बहुभाषी देश है, और यहाँ पर अगर आप बहुत रफ्तार देते हैं तो बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप स्लो चलें, धीरे चलें, लेकिन सबको साथ लेकर चलें। सबका साथ सबका विकास होने का मतलब ही है। पीयूष जी, जब आप अकेले बाराती में गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन बारात में सबके साथ गाड़ी लेके जाइएगा ना तो धीरे ही चलाना पड़ता है सबके साथ जाने के लिए। तो इनका जो सबका साथ सबका विकास का मॉडल है ना, उसमें क्या है कि सब लोग छूट गए हैं, 2-4 गाड़ियां आगे चल रही हैं। तो इतना इतना इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता जा रहा है पीयूष जी। इस बात को लेकर ना इस देश की जनता या जो अमीर लोग हैं उनको भी डरना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जब जहां पर भी इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर वायलेंस, क्राइम, तमाम चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती हैं। जब मेरा बच्चा भूखा रहेगा और पीयूष जी के घर में, मेरे के घर में अनाज है, तो मैं पीयूष जी के घर पर अटैक करके जो है अनाज ले आऊंगा। ये नॉर्मल है सोसाइटी का। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक डिवाइड जो है ना वो मैनेजेबल होना चाहिए, है ना। सबको बराबर अमीर बनाने की बात तो स्वप्न है, लेकिन इतना होना चाहिए कि दूसरे का धन देख करके लोग जो है परेशान ना हो जाए। भारत में परेशानी यही है कि आज की डेट में लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ होता पीयूष जी, मैं आप ही से पूछूंगा, कुछ होता, है ना, आप जाइए गांव में, आज भी ना सिर्फ खाने की
स्थिति है। कोई ऐसा नहीं दिख जाएगा आपको कि एकदम से बूम बूम कर रहा है, लोग एकदम रेडियो खरीद रहा है, टॉर्च खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिजली का बिल भरने के लिए लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, या वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बाप रे वो इतना बिजली बिल आ गया, बिजली का बल्ब कटा दे रहे हैं। मेरे गांव में एक आदमी का बिजली का बिल आ गया 5,000 रुपये, वो बिजली ही कटा दिया। बोला क्या कि भाई 5,000 रुपये बिजली आएगा, बिल तो हम कहाँ से देंगे, तो बिजली हटा दीजिए। मतलब आपको ऐसे कहने से नहीं होगा। और ये कुल मिलाकर के यही है कि सवाल तो पूछेंगे ना कि कहाँ गया। मुजफ्फरपुर बिहार का स्मार्ट सिटी है, भागलपुर बिहार का स्मार्ट सिटी में शामिल है। किधर है ये स्मार्ट सिटी? वो जो स्मार्ट सिटी आपने शब्द बोला था, वो शब्द उस स्मार्ट सिटी का कोई तो मॉडल होगा कि स्मार्ट सिटी में स्टेडियम होगा, तो स्मार्ट सिटी में एक नया कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, है ना, उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था होगी, उसमें सड़क व्यवस्थित, कुछ तो आप बताएंगे ना। कोई मॉडल नहीं है। स्किल इंडिया है ना, स्किल इंडिया के तहत जो आप काम करेंगे उसका कोई मॉडल होगा ना कि हाँ स्किल कैसे किया जाएगा इंडिया को। कोई मॉडल नहीं है, बोल दिए लोग हाँ ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता है। थोड़ा मैं बहुत इस बात को लेकर के बहुत असहमत हूं कि जो है ना कि राजनीति जो है अब लोग वोट दे रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने से अगर सब कुछ सही हो जा रहा है तो हिटलर भी चुनाव जीता था। सर, कल मैनिफेस्टो जब जारी हो रही थी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया के को एक जवाब में कहा कि ये जो 2024 का इलेक्शन है ये बहुत क्लोज इलेक्शंस है, मतलब ये बहुत क्लोज है, नज़दीकी मुकाबला है। जबकि चुनाव के पूर्व में, घोषणा के पूर्व में जिस तरह के आंकड़े आते हैं, गोदी मीडिया एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों के लिए, उसने ये आंकड़े जारी कर दिए जिसमें एनडीए को बढ़त बताई गई। और कल जो इस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की जो है वो बहुत क्लोज है। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि आपको क्या लगता है कि क्या 2024 की जो चुनाव है उसमें पक्ष और विपक्ष, एक पक्ष और दूसरे पक्ष को के बीच में गैप बहुत ज्यादा है या एक गैप बहुत क्लोज गैप आप देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। मैं भी जो समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे हमको यही लग रहा है कि ये इलेक्शन स्वीप तो नहीं है ना, पिछले बार की तरह नहीं है कि आप जो है 25 में 25 सीट जीत गए, है ना, 40 में 39 जीत गए, ऐसा नहीं है। तो ये इलेक्शन क्लोज ही नहीं है। इनफैक्ट अभी आज का एक स्टेटमेंट है, बहुत मजेदार स्टेटमेंट है। एमके स्टालिन जी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि मोदी जी को उन्होंने वेलकम किया कि आप ज्यादा आइए तमिलनाडु, ठीक है ना, एक आध बार नहीं, उन्होंने कहा कि ज्यादा बार मोदी जी को तमिलनाडु आना चाहिए, क्योंकि वो जितनी बार आएंगे, है ना, हम उतना मजबूत होते जाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है? वो खुद ही बोल रहा है कि ज्यादा आओ, यहीं पर आओ, ठीक है। तो बिहार की स्थिति भी आप खुद ही देख रहे हैं, बिहार में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। जहां जो सब सीट, अभी बताइए पूर्णिया सीट, अब भी लगता है आपको कि वो एनडीए पूर्णिया सीट जीत रही है? मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये एक एक दो दो करके अगर बूंद बूंद से घड़ा खाली भरता है ना पीयूष जी, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। तो ये इलेक्शन जो है ना, बीजेपी अभी बैकफुट पर है, क्योंकि सरकार में वो है, जवाब उनको देना है, कांग्रेस को जवाब नहीं देना है ना। कांग्रेस 10 साल से आप सरकार में है तो आप ना जवाब देंगे। बिहार में पिछले 25 साल से आप सरकार में है तो आप जवाब देंगे ना आप। इसलिए कांग्रेस के पास ओपन फील्ड है, वो उसमें कैसे प्ले करती है वो उसका मामला है, वो पार्टी जाने। लेकिन बीजेपी को तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल जवाब देना है कि आपने किया क्या है, आप क्या किए हैं। आप ये कहेंगे कि हमने जो है 3 तलाक हटा दिया है, आप ये कहेंगे कि हमने 370 हटा दिया, आप ये कहेंगे कि हम जो है कौन सा हिजाब वाला कानून था वो कर दिया, या हमने नागरिकता में संशोधन कर दिया। लोग का सवाल क्या है कि हमारे जीवन में आपके इन तमाम चीजों का क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक सवालों पर जो बीजेपी आर्थिक सवालों पर सवाल करती थी, वो बीजेपी आज सारा का सारा नैरेटिव क्वेश्चन को
जो है अपना उपलब्धि बता रहा है। आर्टिकल 370 के अंदर बदलाव करके जो कश्मीर में हुआ वो पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, नैरेटिव क्वेश्चंस हैं। CAA नैरेटिव क्वेश्चंस हैं, वो इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। जो भारत का सवाल है वो एकदम आर्थिक सवाल है। भारत का सवाल है बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्वेश्चन है। भारत का सवाल है भूखमरी, गरीबी, आर्थिक सवाल है। बेरोजगारी। आज सर एक 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 खबर आई सर कि देश का जो सबसे बड़े संस्थान है IIT और IIM, वहां पे प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, 50-50% भाई, तक प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं IIT में। ये IIT चिंता की बॉम्बे, विषय है। पीयूष जी, IIT बॉम्बे जैसी जगह 38% छात्र छूट गए, 38% मात्र प्लेसमेंट हुआ लोगों को। क्यों पढ़ाएगा बच्चा अपने बच्चों को IIT में? आप सोचिए जरा इस बात को। ये कितनी भयानक ये स्थिति है रोजगार की, बेरोजगारी की। IIT जैसे संस्थान में, IIM जैसे संस्थान में, न सिर्फ IIT, IIM, NFT, जितने भी बढ़िया संस्थान जो माने जाते हैं, वहां से प्लेसमेंट 50-50% तक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और वो संस्थान अपने एलमनी से वो मांग रहा है, मदद मांग रहा है। नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ पीयूष जी कि हो क्या रहा है। सोचिए आप, ये इनका क्या है, ये कह देंगे, बीजेपी वाले कह देंगे क्या IIT में जब स्टूडेंट जाके पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे मिले। अब IIT में भी नहीं पढ़ेगा लोग, मतलब IIT के छात्र भी अगर इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं, तब तो कोई बात करने की ही नहीं है ना। IIT के स्टूडेंट पर अगर आप ये कहते हैं कि उनका नौकरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो स्किल्ड नहीं थे, मतलब IIT भी बेकार है, तो अब फिर क्या है, कहाँ पढ़ेगा लोग जाकर के? IIT सवाल उठा दे सर, जैसे जेएनयू सवाल उठा देता है, IIT सवाल उठा दे तो फिर से देशद्रोही हो जाएगा। देशद्रोही हो जाएगा। IIT मद्रास में हुआ ना, IIT मद्रास में तो यही कहानी हुई, वहीं से तो सारा चीज शुरू हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आर्थिक जो सवाल हैं वो सवाल है। मैं बार बार, आप कितना भी हमको ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्वेश्चंस में कोई फंसाएगा, मैं नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि इस देश का मुख्य सवाल आर्थिक है। क्योंकि ये आर्थिक उदारीकरण 1991 के बाद भारत में राजनीतिक सवाल ज्यादा नहीं रह गए हैं, सामाजिक और आर्थिक सवाल ज्यादा है इस देश में। आप अंबेडकर साहब की बात याद कीजिए पीयूष जी, उन्होंने कहा कि इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू होगा उसी दिन हो जाएगा, कि एक आदमी को एक वोट का अधिकार होगा और वो सबको होगा, मतलब बराबर, 1 मैन 1 वोट इक्वल। ठीक है, तो पॉलिटिकली तो हम लोग सब लोग बराबर ही हैं, चाहे पीयूष जी वोट करें तब भी एक ही वोट होगा और मैं करूंगा एक ही वोट होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने यही कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम ओनली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता तभी तक बनी रहेगी जब तक आप सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आ जाती। तो सवाल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का है, क्योंकि इसी से बचेगा आपका राजनीतिक स्वतंत्रता, इसी से आपका वोट देने का अधिकार बचेगा। 500 रुपया कोविड में दे करके आपने लोगों को यह बता दिया कि हमने बहुत दे दिया, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन क्या हुआ है ना पीयूष जी, लोगों का एस्पिरेशन को, लोगों की आकांक्षाओं को इतने सालों से, 70 सालों से लोगों की आकांक्षा, मैं 70 बोल देता हूं, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अकेले, 70 सालों से लोगों की आकांक्षाओं को इस तरह से तोड़ा गया ना कि अब लोग जो है ना ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है, जितना हो गया उतना ही सही है। यहाँ भारत का लोगों का डिमांड ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, है ना, हमारे यहाँ बर्कले जैसा एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हार्वर्ड जैसा एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, ऑक्सफोर्ड जैसा यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों का डिमांड क्या है कि स्कूल में ना 4 बेंच लग जाता है तो बच्चा सबको पढ़ने के लिए बढ़िया हो जाता है। जी सर, समय की थोड़ी कमी है सर, ये है। इसीलिए पीयूष जी, इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई आर्थिक और जो सामाजिक सवाल हैं वो सवाल हैं, बाकी सब सवाल बेकार है, किसी का कोई मतलब नहीं। जी सर, आप हमारे इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि हमारी ये चर्चा, चुनावी चर्चा हमेशा बनी रहेगी, रोजाना आती रहेगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो कृपया बिहान इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। हमारे वेबसाइट www.bihanindia.com पे विजिट करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई कमेंट करने हो, आपको अगर कोई चीज़ कहनी हो हमसे, तो आप हमारे email ID contact@bihanindia.com पे
अपना पत्र भेज सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।